मुंबई के एक आलीशान होटल की 7वीं मंजिल पर मेरा कमरा था। हाथ में कॉफ़ी का प्याला लिए मैं बालकनी पर आ खड़ी हुई। नीचे सड़क पर तेज गति से भागती गाड़ियां थीं और नज़र के सामने समुद्र का अंतहीन जल। मेरी नज़र दूर जाते एक जहाज पर टिक गई। मैं उसे जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वह मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गया। आज एक बार फिर जहाज मेरे दिल को बेचैन कर गया था। हालांकि उस घटना को घटित हुए काफ़ी साल बीत गए थे। कॉफ़ी का प्याला कब का खाली हो गया था और मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। आंखें जहाज पर टिकी थीं, पर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। 2 घंटे बाद मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। माँ की सूनी आंखें मेरा पीछा कर रही थी। उनकी आंखों में एक बेबसी थी, जैसे कह रही हूँ, मत जाओ निक्की, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। 8 साल पहले माँ को लकवे का दौरा पड़ा था। तब से वह बेबस, लाचार बिस्तर पर ही थी। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया। पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैं नौकरी की तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती गई। बस एक माँ थी जो वहाँ की वहीं ठहरी रही। माँ ने संगीत में विशारद किया था। वह बहुत अच्छा गाती थी। उनके गले में सच्चा सरस्वती का वास था। उसकी गायकी को नए आयाम मिले, इसलिए पापा ने मुंबई तबादला ले लिया। उस समय मेरी उम्र करीब 2 साल थी। मेरी और घर की देखरेख में पापा ने अपना पूरा सहयोग दिया। माँ की बचपन की सहेली कविता मुंबई में ही रहती थी। उसका शहर के नामी लोगों से जान पहचान थी। उसने अपने किसी जान पहचान वाले से माँ का रेडियो गाने को मौका दिलवाया। गाना बहुत पसंद किया गया। अखबारों में माँ की तस्वीर के साथ उसकी गायकी की खूब प्रशंसा हुई। एक उभरती गायिका ने संगीत की दुनिया में मचाई धूम। उस गाने को सुनकर एक बड़े संगीतकार ने माँ को अपनी फिल्म में गीत गाने का मौका दिया। साथ ही उन्होंने यह वादा भी किया, यदि गीत सफल रहा तो मेरी अगली फिल्म में सभी गाने तुम ही गाओगी। माँ बहुत उत्साहित थी और उन्हें देखकर पापा भी खुश थे। जिस दिन गाना रिकॉर्ड होना था, मुझे तेज बुखार हो गया। पापा ने माँ से कहा, तुम निश्चित होकर जाओ, मैं निक्की को संभाल लूंगा। जब माँ जाने लगी तब मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ मत जाओ। माँ ने संगीतकार को फोन करके मना कर दिया। उसने कठोर शब्दों में कहा, एक गीत की ख्याति के बाद तुम्हें इतने नखरे हैं तो आगे क्या होगा। उन्होंने माँ की पूरी बात सुने बिना ही फोन कट कर दिया। कुछ समय बाद एक पत्रकार ने संगीतकार से पूछा, आप उस नए कलाकार को गाने का मौका क्यों नहीं देते। संगीतकार ने जवाब दिया, मौका दिया था, पर वह बहुत ही गैर जिम्मेदार और अव्यावसायिक है। रिकॉर्डिंग के दिन अंतिम क्षण पर फोन करके मना कर दिया। मेरे लाखों का नुकसान हो गया। ऐसी स्थिति में क्या कोई भी मौका नहीं देगा। इस साक्षात्कार के बाद माँ को दोबारा कभी फिल्मों में गाने का अवसर नहीं मिला। माँ के आग्रह करने पर कविता ने एक समारोह में माँ का एक गाना करवाने का वादा किया। जिस दिन माँ का कार्यक्रम था, उसी दिन मेरे स्कूल का भी एक उत्सव था। मैं पहली बार स्टेज पर गाने वाली थी। संगीत मेरे खून में था और मेरी माँ मेरी गुरु थी। उसके बिना इतने लोगों के बीच गाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ तुम्हारे बिना मुझसे न होगा। माँ ने एक बार फिर हाथ आया मौका छोड़कर मुझे प्रोत्साहित किया। ऐसे ना जाने कितने मौके थे जब माँ ने अपना सब कुछ छोड़कर मेरा और पापा का साथ दिया था। आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी, तब मैं अपने कैरियर की खातिर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रही थी। अचानक कमरे में रखा फोन बज उठा। मैं भागकर रिसीवर उठाया। होटल रिसेप्शनिस्ट का फोन था। आपको एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए गाड़ी तैयार है। रिसीवर रखकर मैं तेजी से बाथरूम की ओर चल दी। तैयार होकर मैं नीचे पहुंची तो मेरी नज़र होटल की बेकरी शॉप पर रखी केक को पड़ी। कल तो माँ का जन्मदिन है। पेरिस जाने की हड़बड़ाहट में और माँ के रहने की व्यवस्था करने में मैं इतनी बड़ी बात भूल गई। मैंने दुकान पर जाकर कल सुबह माँ के लिए केक भेजने का अनुरोध किया। केक ऑर्डर कर मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गई। रास्ते भर माँ और उसका साथ बिताए पल याद आए और याद आया मेरा अतीत। माँ के भरसक प्रयास के बाद भी मेरा रुझान संगीत की तरफ नहीं हो पाया। मैं कुछ अलग करना चाहती थी। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। इसलिए मैं दिल्ली में दाखिला ले लिया। कोर्स पूरा होते ही मेरी शादी एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर से तय हो गई। सब बहुत खुश थे, पापा, मम्मा और खासकर मेरी दोस्तें। उनका कहना था, निकी तू तो बड़ी भाग्यशाली है, तेरी तो ऐश हो गई, पूरी दुनिया घूमेगी, वह भी मुफ्त में। हमको तो तुमसे जलन हो रही है। जहाँ सब खुश थे, मैं ढेर सारी आकांक्षाओं में घिरी थी।
दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई, पता नहीं कैसी ज़िंदगी होगी। मुझे लगता था कि इस तरह की नौकरियों में पश्चिम सभ्यता का प्रभाव अधिक पड़ता है। पार्टियों में शराब का सेवन और अंग्रेजों धुनों पर नाचना। मैं इन सब से कोसों दूर भारतीय सभ्यता में लिप्त एक पारंपरिक लड़की थी। जब मैंने पिताजी से अपने इस भय का जिक्र किया तो उन्होंने हंसकर टाल दिया। इसके अलावा और बहुत सारी दुविधाएं थीं। मुझे तो बस पर बैठते ही उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। फिर जहाज पर मेरा क्या होगा? एक अनिश्चित जीवन शैली होने से मेरे कैरियर का क्या होगा? ढेर सारी शंकाओं के बीच मेरी और जतिन की शादी हो गई। उन्हें 2 महीने बाद जहाज पर जाना था। मैं भी उनके साथ जाने वाली थी। इसलिए उनका कहना था कि अभी हमको अपना समय अम्मा के साथ बिताना चाहिए। हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था कि अचानक जतिन को नौकरी से बुलावा आ गया। इतनी जल्दी मेरे कागज तैयार नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। 3 महीने बाद वापस आने का वादा करके वो चले गए। चलते समय उन्होंने कहा, दोनों लोग एक दूसरे का ख्याल रखना। जतिन के अचानक चले जाने से मैं काफ़ी उदास थी। बहुत सारे अरमान एक साथ चकनाचूर हो गए थे। 3 महीने के लिए कोई नौकरी पर रख भी नहीं सकता था। पहले सोचा कि मुंबई माँ पापा के पास चली जाऊँ, पर अम्मा से कहने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा कुछ दिनों बाद बात करूँगी। अम्मा दिन भर मन लगाकर रखती, एक पल भी उदास नहीं होने देती। कभी अपनी सहेलियों के घर ले जाती और कभी वहाँ लोग उनके घर आ जाती। उनकी दोस्तें तो अम्मा से भी ज़्यादा रौनक लगाती। कभी हम ताश खेलते, कभी फिल्म देखने जाते और कभी बाजार। अम्मा खूब खरीदारी करवाती। हमेशा मेरी पसंद का ही खाना बनता, फिर चाहे अम्मा का घर हो या उनकी दोस्तों का। मैं सबकी लाडली बन गई थी। मैं मजाक में कहती, अम्मा अपने बेटे से कह दो मैं तो नहीं आ रही उनके पास। वहाँ तो ना तो इतना लाड मिलेगा और ना ही या मस्ती। जतिन को गए 2 महीने हो गए थे। एक रात मैं और अम्मा खाने के बाद टीवी देख रहे थे। तभी समाचार में पता चला कि जतिन का जहाज को समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया। यह सुनकर मैं घबरा कर रोने लगी और अम्मा ने अपने को मजबूत रखते हुए मुझे संभाला। हम एक हम हर क्षण एक भय से गुजर रहे थे। एक एक पल भारी था। अम्मा की दोस्तों में से कोई न कोई हमेशा हमारे पास रहता। अम्मा मेरे सामने चट्टान की तरह मजबूत खड़ी रहती। मेरे खाने पीने से लेकर हर बात का ध्यान रखती। रात में देर तक वह मेरी बातों को सहलाती रहती। उनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि इनका इकलौता बेटा, उनका एकमात्र सहारा इतनी बड़ी मुसीबत में है। रात को जब मैं जागती, अम्मा को भगवान के आगे दिए जलाए पूजा करते ही पाती। मैं उनके दिल की हालत समझती थी। उनके दिल में आकांक्षाओं का समंदर था, जिसे बांधे हुए वह अपने बेटे के सही सलामत लौटने की दुआ कर रही थी। मेरे सामने मजबूत खड़ी हो माँ ईश्वर के आगे टूटती हुई दिखाई पड़ती। 1 हफ्ते बाद खबर मिली कि लुटेरों ने जहाज के कप्तान और एक अफसर जतिन की निर्दय से हत्या कर दी। खबर मिलते ही अम्मा का सब्र का बांध टूट गया और वह मुझसे बिना कुछ कहे अपने बेटे के पास चली गई। यहाँ तक नहीं सोचा कि उनका बेटा मेरी जिम्मेदारी उन्हें दे गया था। अब मेरे लिए उनका क्या होना था? शादी के इन 2 ढाई महीनों में मुझे जो लगाव अम्मा से हो गया था, वो शायद अपनी माँ से भी नहीं था। पापा आकर मुझे अपने साथ मुंबई ले गए। मुझे इस रूप में देखकर माँ सहन नहीं कर पाई और उनके पूरे शरीर पर लकवा मार गया। पापा अपने को बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अफसोस भी था कि उन्होंने यह शादी मेरी इच्छा के विरुद्ध की थी। मैंने उनसे कहा था, पापा इस नौकरी में बहुत खतरा है, कहीं जहाज डूब गया। पापा ने इसे मेरा बचपना समझकर कहा था, खतरा तो बेटा सड़क पर चलने से भी है। जल्द ही पापा भी हमें छोड़कर चले गए। इतने कम समय में इतना कुछ देख लिया था कि दोबारा जिंदगी में रंग भरने की कोई इच्छा ही नहीं रही। अब मेरी जिंदगी के 2 ही मकसद थे, एक तो माँ की देखभाल करना और दूसरा मेरा कैरियर, जिसकी शुरुआत गुजारा चलने के लिए हुई थी, पर अब वह मेरा जुनून बन गया था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और एक ही झटके में मैं अपनी पिछली जिंदगी से निकलकर टैक्सी की पिछली सीट पर आ गई। एयरपोर्ट आ गया था। कुछ भारी मन और बोझिल कदमों से मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान की गेट की ओर चल दी। जब मेरी बॉस ने पेरिस में नया ऑफिस बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी, तब भी मैं बहुत खुश हुई। यह एक बहुत बड़ा काम था और पेरिस में काम करने का सपना तो मेरे कॉलेज के समय से था। अभी सब मुझे बधाई ही दे रहे थे कि माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने बॉस को अपनी मजबूरी बताते हुए मना कर दिया। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, निक्की सिर्फ 1 साल की ही तो बात है,
एक बार ऑफिस ठीक से शुरू हो जाए फिर तुम किसी और को अपना काम सौंप सकती हो। मैंने परेशान होते हुए कहा, 1 साल बहुत लंबा समय होता है। इस बीच मेरी माँ का क्या होगा? उन्होंने सहज भाव से कहा, तुम उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ सकती हो। मैंने कुछ नाराज होते हुए कहा, वृद्धाश्रम? कभी नहीं, वहाँ की हालत बहुत खराब होती है, कोई ठीक से देखभाल नहीं करता। बॉस ने एक बार फिर समझाया। मुंबई के बाहर एक बहुत ही अच्छा वृद्धा आश्रम है, आश्रय। बहुत ही साफ सुथरा और सभी सुविधाओं से युक्त। देखभाल भी घर के सदस्य की तरह करते हैं। मेरी बहन की सास वहाँ रहती है, इसलिए मैं निश्चित रूप से कह रही हूँ। खर्चा जरूर थोड़ा ज़्यादा है, पर तुम उसकी चिंता मत करो, उसे कंपनी देख लेगी। मैंने कुछ झिझकते हुए कहा, वैसे भी माँ को मेरे बिना रहने की आदत नहीं है, मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। उन्होंने कुछ कड़क होते हुए कहा, निक्की, ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता। सफलता के लिए लोग क्या क्या त्याग करते हैं। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, मेरे पास और भी विकल्प हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले मैंने स्वयं आश्रय का निश्चय किया। उस जगह को मैंने बिल्कुल वैसा ही पाया जैसा कि एक बॉस ने बताया था। मुझे लगा कि घर पर तो माँ दिन भर बस एक नर्स के साथ अकेली रहती है, यहाँ तो उसे काफ़ी हम उम्र मिल जाएंगी। मैं आश्चर्य से संतुष्ट थी, इसलिए मैंने जाने का फैसला कर लिया। मैं खुश थी पर माँ उदास। जैसे जैसे मेरे जाने का दिन निकट आ रहा था, माँ की उदासी बढ़ रही थी। आश्चर्य में उन्हें छोड़ते समय उनके साथ साथ मेरी आंखें भर आई। तभी से मन उदासी और गमगीन था। माँ की आंखें अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। मैंने पलट कर देखा, टैक्सी अभी भी वहीं खड़ी थी। मैं लगभग भागती हुई टैक्सी पर पहुंच गई। ड्राइवर ने मुझे इस अवस्था में देखकर आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ दीदी, कुछ छूट गया है? मैंने आंखों में आंसू भरकर भराती हुई आवाज़ में कहा, हाँ, बहुत कुछ, बहुत कीमती। आश्चर्य, चलेंगे? कहते हुए मैं टैक्सी में बैठ गई। गाड़ी तेज रफ्तार से खाली पड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। मैंने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया था। बाहर से हल्की ठंडी हवा आ रही थी। सब कुछ शांत हो गया था। ना कोई घबराहट, ना उदासी, ना गलीन, और ना कोई अपराध की भावना। ड्राइवर ने गाड़ी आश्रय की पोटका पर रोक दी थी। मैंने खुश होकर किराए के साथ एक अच्छी रकम टिप के रूप में दी। उसने आश्चर्य में मेरी तरफ देखा। मैं मुस्कुरा कर कहा, आज मेरी माँ का जन्मदिन, दुआ करना मेरा और उनका साथ हमेशा रहे। केक लेकर मैं माँ के कमरे में पहुंची। जन्मदिन मुबारक हो कहते हुए माँ को गले लगा लिया। माँ की बुझी आंखों में खुशी की लहर आ गई, और यही मेरी असली सफलता थी।